Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scholar of profsam.com. That is profsam.com. आज हम यूनिट 13 न्यूक्लियाई का एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक एटॉमिक मासेस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा एग्जाम सेफ तरीके से। अच्छा, एक सवाल है कि आपने कभी सोचा है कि हर घर में जो स्मोक डिटेक्टर लगा होता है वो काम कैसे करता है? उसके अंदर एक छोटा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, अमेरिशियम 241। रेडियो एक्टिव? पर वो तो डेंजरस होता है ना? हाँ, सुनने में तो लगता है। तो फिर उसे घर में यूज करना सेफ है? बिल्कुल सेफ है। और इसे समझने के लिए और ये जानने के लिए कि कुछ चीजें रेडियो एक्टिव क्यों होती हैं, हमें पहले न्यूक्लियस के कॉम्पोजिशन को समझना होगा। मतलब एटम के सेंटर को? एग्जैक्टली। और उसकी मास को नापने का जो अजीब सा सिस्टम है उसको भी। ये सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड करने जैसा सिंपल नहीं है। टॉपिक का सबसे मेन आइडिया ये है, हर न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना होता है। लेकिन अजीब बात ये है कि जब हम एक पूरे न्यूक्लियस का मास मेजर करते हैं तो वो उसके अलग अलग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल मास से हमेशा थोड़ा कम होता है। कम? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अगर मैं दो चीजों को जोड़ूं तो उनका टोटल वेट कम हो जाएगा, मास जाता कहाँ है? सही सवाल। ये मिसिंग मास कहीं जाता नहीं बल्कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये वही एनर्जी है जो न्यूक्लियस को एक साथ बांध कर रखती है, जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इसको समझने के लिए मैरिज पैराडॉक्स एनालॉजी सोचो। मान लो दो लोग हैं, दोनों का वेट 70 केजी है। ठीक है। उनकी शादी हो जाती है तो टोटल वेट 140 केजी होना चाहिए, है ना? हाँ, सिंपल मैथ है। 140 केजी। ओके, लेकिन जब हम उन्हें एक कपल की तरह मेजर करते हैं तो उनका कंबाइंड वेट 139.5 केजी निकलता है। आधा किलो कहाँ गया? ये तो अजीब है। वो उनके इमोशनल बॉन्ड की एनर्जी ने उतना मास यूज अप कर लिया। न्यूक्लियस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ जुड़ते हैं तो थोड़ा सा मास बाइंडिंग एनर्जी बन जाता है। अच्छा, तो जो मास कम हुआ है वो एक्चुअली एनर्जी बन गया है जो उन्हें जोड़ कर रखती है। बिल्कुल। एक और मेंटल इमेज बनाओ। एक ऐसी वेइंग स्केल इमेजिन करो जो करोड़ों हिस्सों तक का वेट नाप सकती है। एक तरफ हमने 6 अलग अलग प्रोटॉन्स और 6 अलग अलग न्यूट्रॉन्स रखे। ओके। दूसरी तरफ हमने एक पूरा कार्बन 12 का न्यूक्लियस रखा। हमें लगेगा कि बैलेंस बराबर होगा, पर ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस वाली साइड थोड़ी हल्की होती है। वाओ, तो ये हर एलिमेंट के साथ होता है? हर एलिमेंट के साथ। नाउ लेट अस सी हाउ एनसीईआरटी डिफाइंस दिस। एनसीईआरटी इसके लिए किलोग्राम यूज नहीं करता, बहुत इम्प्रैक्टिकल है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी यूनिट यूज होती है? हाँ, यहाँ लिखा है, दिस यूनिट इज द एटॉमिक मास यूनिट, U, defined as 1/12th of the mass of the carbon 12C atom. राइट, और इसकी वैल्यू? इसके अनुसार 1U equals to 1.660539 into 10 to the power minus 27 kg. बहुत ही छोटा नंबर है। करेक्ट। और इसी मेजरमेंट से हमें आइसोटोप्स के बारे में भी पता चलता है। एक बार उसकी डेफिनेशन पढ़िए। Such atomic species of the same element, differing in mass, are called isotopes. इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक मास 35.46U है, जो एक होल नंबर नहीं है। एग्जैक्टली। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, हर न्यूक्लियस को हम उसके मास नंबर यानी A और एटॉमिक नंबर Z से पहचानते हैं। A है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और Z है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर N हुआ AZ। सिंपल। स्टेप 2, आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनका Z सेम होता है पर N अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम जिसमें 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन्स, फिर ड्यूटीरियम 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, और ट्रिटियम, जिसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तीनों हाइड्रोजन ही हैं, पर मास अलग है। परफेक्ट। अब स्टेप 3, क्लोरीन का मास 35.47U इसलिए है क्योंकि नेचर में उसके 2 मेन आइसोटोप्स मिलते हैं। एक का मास लगभग 35U है और दूसरे का 37U। अच्छा, तो वो 35.47 एक एवरेज है। हाँ, उनकी अबंडेंस का वेटेड एवरेज निकालने पर 35.47U आता है। किसी एक अकेले एटम का मास
35.47U नहीं होता। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com. That is profsam.com. चलो अब एक सिंपल एग्जाम्पल से मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। हम नाइट्रोजन 14 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो स्टेप 1, एक्सपेक्टेड मास। हम 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स का मास ऐड करेंगे। एक प्रोटॉन का मास है 1.0072 U और एक न्यूट्रॉन का 1.0086 U। ओके, तो टोटल एक्सपेक्टेड मास हुआ 7 × 1.00728 प्लस 7 × 1.00866। ये हो गया 14.11158 U। करेक्ट, ये है एक्सपेक्टेड मास। अब स्टेप 2, एक्चुअल मास। एक्सपेरिमेंट से N14 का न्यूक्लियस का एक्चुअल मास 13.9923 U नापा गया है। ओ, काफी फर्क है। हाँ, तो स्टेप 3, मास डिफेक्ट यानी डेल्टा M। इनका डिफरेंस निकालो। 14.11158, 13.9923। ये आता है 0.11235 U। ये है मास डिफेक्ट। एग्जैक्टली। यही मिसिंग मास या मास डिफेक्ट न्यूक्लियस को जोड़े रखने वाली बाइंडिंग एनर्जी का सोर्स है, जिसके बारे में हम अगले ऑडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं जिनसे एग्जाम्स में मार्क्स कट जाते हैं। ये साइलेंट किलर्स हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक 1, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मास नंबर A और एटॉमिक मास जो U में होता है वो एक ही चीज है। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन 12 के लिए A = 12 और मास भी 12U होता है। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकती है। सही कॉन्सेप्ट ये है कि A एक सिंपल काउंट है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की गिनती। वो हमेशा एक होल नंबर होता है, जबकि एटॉमिक मास एक मेजर्ड वैल्यू है जिसमें बाइंडिंग एनर्जी का इफेक्ट शामिल होता है, इसलिए वो आमतौर पर होल नंबर नहीं होता। अच्छा, तो A बस एक काउंट है। जैसे नाइट्रोजन 14 के लिए A = 14, पर उसका एक्चुअल मास 14.00307 U है। गॉट इट। गुड। मिस्टेक 2, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि किसी एटम का मास उसके सारे पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड करके निकाल सकते हैं। राइट, हमने अभी कैलकुलेट किया कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब न्यूक्लियस बनता है तो मास डिफेक्ट की वजह से थोड़ा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए पूरा न्यूक्लियस अपने पार्ट्स के टोटल से हल्का होता है। द असेंबल्ड न्यूक्लियस इज ऑलवेज लाइटर देन इट्स पार्ट्स। बिल्कुल सही। अब मिस्टेक 3, पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का मास 35.45 U देखकर स्टूडेंट सोचते हैं कि हर क्लोरीन एटम का मास यही होता है। ये भी हमने डिस्कस किया था। सही बात यह है कि पीरियोडिक टेबल में एवरेज एटॉमिक मास दिया होता है, जो उसके अलग-अलग आइसोटॉप्स की नेचुरल अबंडेंस पर बेस्ड होता है। करेक्ट। एक सिंगल क्लोरीन एटम का मास या तो लगभग 35 U होगा, Cl35 का, या 37 U होगा, Cl37 का। ओके, सो द वैल्यू इन द पीरियोडिक टेबल इज जस्ट अ वेटेड एवरेज। क्लियर हो गया? चलो अब इस टॉपिक को याद रखने के लिए कुछ सिंपल चीजें, मेमोरी एंकर्स। ठीक है। एक निमोनिक है, याद रखो A फॉर ऑल न्यूक्लियॉन्स यानी टोटल काउंट, Z है एटॉमिक नंबर और N यानी न्यूट्रॉन्स है नॉट Z यानी A-Z। A फॉर ऑल, सिंपल। एक फिजिकल जेस्चर भी है, अपने दोनों हाथों को अलग अलग रखो। ये है सेपरेट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ओके, कर लिया। अब उन्हें जोर से प्रेस करके एक साथ जोड़ो। इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगी उसकी वजह से इनका कंबाइंड मास थोड़ा कम हो गया। ये फिजिकल एक्शन मास डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये अच्छा तरीका है फील करने का। और आखिरी एसोसिएशन, बस मैरिज पैराडॉक्स को याद रखो। जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो कंबाइंड सिस्टम अपने अलग अलग पार्ट्स के टोटल से थोड़ा हल्का यानी मोर स्टेबल हो जाता है। राइट, बॉन्ड बनने में मास यूज अप होता है एज एनर्जी। तो आज हमने 3 मुख्य बातें सीखी हैं। पहला, हर न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बनता है और उसकी पहचान एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A से होती है। राइट। दूसरा, इनके छोटे मास को नापने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट यानी U का इस्तेमाल करते हैं और एक ही एलिमेंट के अलग-अलग न्यूट्रॉन वाले एटम्स को आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट,
एक न्यूक्लियस का एक्चुअल मास हमेशा उसके इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल मास से थोड़ा कम होता है। इस डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहते हैं और यही न्यूक्लियर एनर्जी का राज है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROF SAM, right? Yes, profsam.com. See you in the next Explain.